मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक में जो स्टार्टिंग वाला सेक्शन है उससे क्वेश्चंस नहीं आते और बहुत बेसिक होता है और बहुत सारे बच्चों को वो पता भी होता है। मतलब बहुत सारे बच्चों को क्या, सारे बच्चों को पता होता है। क्या होता है, क्या बोला मैंने कि वो चीज सारे बच्चों को पता होता है। ठीक है, चलिए जो सबसे मेन पार्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं। मेन पार्ट में इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले लाइट के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। पहले लाइट, देन आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट डुअल नेचर शो करता है, ठीक है कि नहीं? क्या क्या शो करता है सर? एक तो होता है लाइट के पास अपना पार्टिकल नेचर, एक तो होता है पार्टिकल नेचर। और एक बात बताऊं आपको कमाल की, हर एक चीज डुअल नेचर शो करता है, यानी कि वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करता है, हर एक चीज। डन है कि नहीं? लाइट भी क्या शो करता है सर? वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। क्या करता है सर? वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे इसको मैं बच्चों को कैसे समझाता हूं कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज दोनों नेचर शो करे। इसको समझने के लिए बहुत कुछ ऐसे, मतलब कि रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी। जैसे हम लोग क्या है, इंसान है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे में अभी कौन सा नेचर डोमिनेट कर रहा है बेटा? मेरे में डोमिनेट कर रहा है टीचर वाला नेचर। अच्छा, मैं मान लो कभी पढ़ने बैठ जाऊं, किसी से सीखने लगूं, क्योंकि इंसान सीखता ही है, किसी न किसी से सीखना ही पड़ेगा आपको। तो अगर मैं सीखने लगूं तो मुझ में क्या आ जाएगा सर? स्टूडेंट का नेचर। क्या मेरी बात को समझ पाए? अच्छा, जैसे आपके रेफरेंस में बातचीत करी जाए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। अभी आप में कौन सा नेचर डोमिनेट कर रहा है बताओ? अभी इंसान हो, कौन सा नेचर डोमिनेट कर रहा है? स्टूडेंट वाला। कौन सा सर? स्टूडेंट वाला। क्या मेरी बात को समझ पाए? अच्छा, आप अपने दोस्तों के साथ जाओगे, कौन सा नेचर आ जाएगा? दोस्त वाला, नालायक वाला नेचर आ जाएगा। अपने मम्मी पापा के पास जाओगे, कौन सा नेचर आ जाएगा? बेटा वाला या बेटी वाला, सन या डॉटर वाला नेचर आ जाएगा, हाँ या ना? अगर अपने बाबू के पास जाओगे तो सोने वाला नेचर आ जाएगा, सोने के पास जाओगे तो बाबू वाला नेचर आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहा है कि नहीं? हाँ या ना? बाबू सोना वाली कहानी। तो ऐसा कुछ चलते रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर। इसी तरीके से लाइट के पास भी हो सकता है कि ढेर सारे नेचर हो, बट अभी हम लोग को पता है वेव और पार्टिकल ये दो नेचर है, ये दो नेचर शो करता है। बट चाहे दोनों नेचर कोई भी शो करे, दोनों नेचर में से कोई भी शो करे, बट इसकी एनर्जी जो है कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो दो तरीके से। E इज इक्वल टू, या तो हम लोग एस सी बाई क्या करते हैं, लेमडा करते हैं, या E इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं सर? एच न्यू करते हैं, एच न्यू करते हैं। क्या मेरी बात को समझ पाए? ठीक है कि नहीं? ये न्यू क्या है सर और लेमडा क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लेमडा है आपका, ये है वेवलेंथ। ये क्या है सर? वेवलेंथ। ठीक है कि नहीं? ये न्यू क्या है सर? ये है फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। जैसे हर्ट्ज में दिया ना फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी। एच क्या है? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना? जो कितना होता है सर? ये होता है आपका 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। और सर सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। डन है कि नहीं? क्लियर है, हाँ या ना? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पे ये जो दिख रहा है ना, ए इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, एक्चुअली एच और सी दोनों क्या है? कांस्टेंट है। देखो दोनों कांस्टेंट, हाँ या ना? दोनों क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, अगर आपको जूल में कैलकुलेट करना है, किस में कैलकुलेट करना है? जूल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, एच सी की वैल्यू, एच सी जो कि कांस्टेंट है, वो कितना आ जाएगा सर जूल में? 2 इंटू 10 का पावर, 2 इंटू 10 का पावर, ध्यान जरा समझिएगा, सुनते चलो एकदम ध्यान से सुनते चलो। 25, ठीक है? 2 इंटू 10 का पावर 25 जूल मीटर में आ जाता है, अगर जूल में कैलकुलेट करना है तो। बट मैक्सिमम चांस रहता है क्या कि हम लोगों को एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होता है। कितना आ जाता है सर? 240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है? या कई बार एससी को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। आई बात समझ में नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मेन जो है इंपॉर्टेंट यही दोनों है, मेन इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ठीक है? अच्छा सर, मान लीजिए कि अगर इन दोनों से निकालते और मुझसे पूछ दे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में पूछे, तो क्या करेंगे सर? मेरे प्यारे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है कितना होता है सर? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल होता है ना? यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल लेते हो और आपसे जूल में पूछा है, तो कोई चिंता करने वाली बात आपको नहीं है। चिंता करने वाली कोई भी बात कहीं से भी है ही नहीं। आप क्या कर सकते हैं सर? फटाक से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इससे मल्टीप्लाई करके। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, E इज इक्वल टू 1240 यानी कि 1240 ये यूज करिएगा कब? जब लेमडा आपका किसमें हो? नैनोमीटर में। लेमडा किसमें हो बेटा? नैनोमीटर में, एनएम में। ठीक है कि नहीं? अच्छा,
E इज इक्वल टू 12,400 यूज करिएगा कब, जब लेमडा किस में हो बेटा, एंगस्ट्रॉम में दिया। क्या मेरी बात को समझ पाए, हाँ या ना, क्या मेरी बात को समझ पाए बेटा, जल्दी से जरा फटाफट से मुझे बता दीजिए। क्लियर हुआ, हाँ या ना, क्लियर हुआ, हाँ या ना, जल्दी से क्लियर हुआ। चलो आ रही है बात समझ में। -25 -25 ठीक है, इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं ना तो लगभग 20 के आसपास आता है, 20 के आसपास। इसको माइनस करते हैं तो 26 आता है, हटाएंगे तो -25 आता है, -25 सही है। तो क्लियर है, देख लो एक बार फटाफट से, एक बार देख लो। ये 12,400 है कब, जब लेमडा एंगस्ट्रॉम में है, और जब लेमडा नैनोमीटर में है तो इसको यूज कर लेंगे। अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं फटाक से, आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लेमडा जो दिया हुआ है, सपोज दैट लेमडा दिया है कितना, लेमडा दिया है 100 नैनोमीटर, और आपको बताना है कि ई एनर्जी कितनी होगी। लेमडा दिया है 100 नैनोमीटर, आपको बताना है एनर्जी कितनी होगी। जरा फटाफट से बताइए तो, जरा बेटा फटाफट से बताइए कितना होगा। जल्दी, कैसे निकालेंगे सर? मेरे प्यारे बच्चों, E इज इक्वल टू किसमें, नैनोमीटर में है ना, 1240 अपॉन 100 गया, कितना आ गया 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में पूछे तो, जूल में पूछे तो, अगर जूल में पूछे तो बेटा क्या करेंगे, इस 12.4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल, बस बात खत्म। क्लियर है कि नहीं? एंगस्ट्रॉम में देखा तो भी निकाल लेंगे, और बाकी सब चीज इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या सर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे ये मान लो मेरे प्यारे बच्चों, कोई मेटल का सीट है, जब इस पे लाइट आती है ना, यानी कि फोटोन जब आता है, फोटोन जब इसे टकराता है तो ये क्या करता है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ एमिट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ एमिट होता है। अगर मान लो कि इस फोटोन की एनर्जी ई है, इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, ई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या करते हैं, इस एनर्जी का दो हिस्सा होता है, इस एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है कि नहीं? एक पार्ट रखता है ये जो मेटल है अपना, ये रखता है, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन को मिलता है, ठीक है कि नहीं? मेटल जो रखता है ना बेटा, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन डिनोट करते हैं फाई से या डब्ल्यू से भी करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन को मिलता है ना, ये उसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाता है। किसमें जाता है सर? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपसे कोई पूछे कि जरा बताइए मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्या बताएंगे आप? काइनेटिक एनर्जी को कैसे नोट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या बताएंगे आप, जरा बताइए। ई माइनस, ई जो एनर्जी आया माइनस फाइव, ई माइनस जो एनर्जी आया 5, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, मेरी बात को सुनते चलो, सुनते चलो, मेरी बात को ध्यान से सुनते चलो। अगर इसको जो एस सी बाई लेमडा उसके टर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे बेटा? जैसे आपको एनर्जी डायरेक्टली मान लो नहीं दिया हो, किसके फॉर्म में दिया हो, लेमडा के फॉर्म में। जैसे यहां पर था ना, आपको वेवलेंथ दे दिया कि इस वेवलेंथ का फोटोन डाल रहे हैं, तो आप क्या एनर्जी निकाल सकते हैं ना, एस सी बाई लेमडा करके, जैसे भी निकाले थे यहाँ पर, हाँ या ना? तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर एनर्जी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सर? तो के इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, एच सी बाई लेमडा। अच्छा, फाई चूंकि एनर्जी के फॉर्म में ही करना है तो क्या करेंगे सर, इसको भी लिख देंगे हम लोग, एच सी बाई लेमडा टी, एच सी बाई लेमडा टी। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? अच्छा सर, ये लेमडा टी क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, ये लेमडा टी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या मेरी बात को समझेगी नहीं? लेमडा टी को क्या बोलते हैं बेटा? लेमडा टी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड डब्ल्यू वेवलेंथ। अगर इसको चाहें तो क्या ऐसे नहीं सकते, के इज इक्वल टू एच न्यू इंटू एच न्यू टी, न्यू के फॉर्म में। देखो ना, एनर्जी को न्यू के फॉर्म में तो लिखते हैं, ये फोटोन की एनर्जी और ये जो मेटल लिया है एनर्जी, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था एनर्जी। आई बात समझ में कि नहीं? तो जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा था ना न्यू टी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये लेमडा टी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये क्या हो जाएगा सर? ये है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में नहीं? अब जरा देखो, ध्यान सुनते चलो। E इज इक्वल टू क्या होता है सर? E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, है ना, एच न्यू, एच वी नहीं है, एच न्यू है, या एच सी बाई लेमडा। अच्छा, न्यू इज इक्वल टू, या याद रखना है, सी बाई लेमडा होता है। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सर? सी बाई लेमडा होता है। क्या होता है सर? सी बाई लेमडा। क्लियर है? अच्छा, अगर कोई गौर करेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सर, अगर कोई गौर करेगा बेटा, क्या बोला मैंने, अगर कोई गौर करेगा तो एक बात उसको समझ में आएगी, हमेशा ध्यान रखने वाली चीज है
कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, फ्रीक्वेंसी के। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, वेवलेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है सर, वेवलेंथ के, है ना। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अगर कोई बेटा आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि जरा बताओ कम से कम कितना एनर्जी दे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, कम से कम कितना एनर्जी दे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, क्या जवाब होगा, कम से कम आपको तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा, हाँ या ना। ये क्या है, ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ये कम से कम एनर्जी चाहिए, ये मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है, किस लिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर पीई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम से कम एनर्जी चाहिए इतना। बस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मेटल को चाहिए तो अगर 5 आप देंगे, कम से कम 4 देंगे तो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, 4 देंगे तो नहीं निकलेगा, 4.5 देंगे तो भी निकलेगा, 4.9 देंगे तब भी नहीं निकलेगा, कितना देना पड़ेगा एग्जैक्टली आपको, 5 या उससे ज्यादा। तो 5 अगर कम से कम देंगे तो कम से कम एनर्जी क्या है सर, वर्क फंक्शन है, क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं, आया ना। तो अगर ये ई, ये वर्क फंक्शन क्या है, कम से कम है, तो ये क्या है सर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे आप, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। क्योंकि दोनों, अगर ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, बट ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बोलेंगे जरा बताइए, ये बोलेंगे आप कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। और वेवलेंथ क्या बोलेंगे सर बताइए, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड। डन है, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, उससे कम वेवलेंथ वाला चाहिए चलेगा, क्योंकि कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी तो आसानी होगा निकालने में। वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा फोटोन की एनर्जी वैसे वैसे कम होती है, देखो ना, वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो ना, वेवलेंथ बढ़ा एनर्जी घटा, वेवलेंथ बढ़ा एनर्जी घटा, आई बात समझ में कि नहीं। दोनों में इनवर्स करलेशन है बेटा, दोनों में इनवर्स करलेशन है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, डन, ठीक है। चलिए सर, तो अगर मैं बोल दूं, अगर मैं बोल दूं, मान लीजिए अगर मैं बोल दूं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका क्या बोलते हैं, अगर एक क्वेश्चन दे दूं आपको और मैं बोल दूं कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो क्या है सर, वेवलेंथ है 1000 एंगस्ट्रॉम, कितना है 1000 एंगस्ट्रॉम, 1000 मान लेते हैं कि 124 एंगस्ट्रॉम है, कितने एंगस्ट्रॉम है सर, 124, ये ले लो 1240 एंगस्ट्रॉम, डन है वेवलेंथ, क्लियर। अच्छा, वर्क फंक्शन जो फाई है बेटा, वर्क फंक्शन जो फाई है वो कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है 5। तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जरा फटाफट से मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, जरा फटाफट से मुझे बताइए। कितना होगा, कैसे बताएंगे, इजी है भाई, वेरी इजी। कैसे, सबसे पहले तो आप ई निकाल लो, कैसे निकालेंगे, एंगस्ट्रॉम में दिया है ना, डिवाइड कैसे कर देंगे सर, 12,400 को डिवाइड कर देंगे 1240 से, कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आ जाइए। K इज इक्वल टू ई यानी कि 10 माइनस 5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई बात समझ में नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा जरा, ये जो डिफरेंस निकाला ना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैक्सिमम होता है, मतलब इससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तो मिलेगी नहीं, दो ही पार्ट में बढ़ना था, एक तो 5 खुद मेटल रख लिया, वो तो रखेगा ही रखेगा, दूसरा जो बचा वो दे दिया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा नालायक टाइप का है, आप ही लोग की तरह है, थोड़ा सा मूर्ख टाइप का, गधा है, बुरा मत मान जाना, जो फैक्ट है बता रहा, क्या करता है, इधर उधर लड़ करके एनर्जी को बर्बाद कर सकता है, इधर उधर लड़ करके एनर्जी क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, क्या मेरी बात को समझेगी नहीं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है ना बेटा, ये होता है मैक्सिमम, मतलब कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी वो होता है, एनर्जी को क्या कर सकता है, इधर उधर लड़ने में बर्बाद कर सकता है। यानी कोई पूछे आपको कि रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रेंज का क्या बोलेंगे, ये बर्बाद कर सकता है, यानी कि जीरो से लेकर के कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक शो कर सकता है। आई बात समझ में नहीं, हाँ या ना, आई बात समझ में नहीं, जल्दी से बताइए। तो ये जो के होता है ये मैक्सिमम होता है, ये के जो है एक्चुअली में क्या है, ये के मैक्स है, ठीक है, क्या है, के मैक्स है। चलिए सर, वेरी गुड, हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी सक्सेसफुली क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, डन है। अच्छा, कई बार क्या बोलेगा आपसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बातचीत कर लेगा, किसके बारे में सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम लोग वीएस से डिनोट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी कुछ ऐसी है, क्या बोला मैंने, स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी कुछ ऐसी है, ध्यान दीजिएगा जरा समझिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी कुछ ऐसी है कि बोला जाता है कि जो
इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन के आने से जो करंट चल रहा है, जो सर्किट में करंट चले, जैसे आपके पास मान लो कि एक मेटल है, आपने उस पर लाइट दिया, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, तो चार्ज की वजह से क्या होगा, सर्किट में अब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, सपोज दैट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि एक ऐसा उल्टा पोटेंशियल लगा दें उस सर्किट में कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बंद कर दे, यानी कि करंट के फ्लो को बंद कर दे, ठीक है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो कितना होता है, देखो जो आपने के मैक्स निकाला है ना, क्या बोला मैंने, जो आपने ये जो के मैक्स निकाला, के मैक्स निकाला ना, के मैक्स को ई से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, ई से डिवाइड करो, क्या मेरी बात को समझे कि नहीं, यानी कि अगर आपको वीएस निकालना है तो आप के मैक्स निकाले ना, उसको आप ई से डिवाइड कर दीजिए। ई से डिवाइड करने में क्या होगा कि जैसे मान लो कि इसका अगर वीएस मेरे से पूछ दे, इस क्वेश्चन में मेरे से स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ दे, तो मैं क्या करूंगा, 5 को ई से डिवाइड कर दूंगा, 5 को ई से डिवाइड कर दूंगा, तो ई और ई क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, ध्यान समझना मेरी बात, कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर दो, जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने निकाला था ना काइनेटिक एनर्जी, उसको सिर्फ 5 वोल्ट, दैट्स इट, बात खत्म। आई बात समझ में कि नहीं, डन है, क्या हो जाएगा सर, 5 वोल्ट आपका एनर्जी हो जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा, क्लियर है। मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, तब क्या कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी लगा सकते, बना सकते हो, कैसे, ई से मल्टीप्लाई करके, ई हटा दिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई लगा दिए तो काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहां तक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरी तरीके से क्या होता है सर, समाप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बोर्स मॉडल के बारे में, किसके बारे में, बोर्स मॉडल, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल बाकी के मॉडल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, बोर्स मॉडल की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो बोर्स मॉडल ने क्या किया, बोर्स मॉडल ने सबसे पहले जो रदरफोर्ड मॉडल में दिक्कत आ रही थी, सबसे बड़ी क्या थी कि वो कुछ कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे सबसे बड़ी चीज क्या थी, तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि बॉन्ड कैसे बनता है। दूसरी चीज जो उससे भी बड़ी चीज थी वो था हाइड्रोजन एटम, सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन एटम, उसके भी स्पेक्ट्रम को बेचारा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। किसका मॉडल, हाइड्रोजन रदरफोर्ड का, बस मारा कि नहीं। तो उस चीज को इंप्रूव करने के लिए बोर ने, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो आया था आपका, सबसे स्टार्टिंग में डाल्टन का मॉडल, जो क्या बोलता है कि एटम होता है सॉलिड स्फीयर और वो होता है न्यूट्रल। फिर आया थॉमसन का मॉडल, उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें से कैथोड निकला, है ना, इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसने बोला कि एटम सॉलिड स्फीयर तो है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि नेगेटिव चार्ज बीच बीच में फंसा हुआ है, इंबेडेड है। जैसे वाटरमेलन में सीड्स इंबेडेड होते हैं ना, वैसे ही इंबेडेड है क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, ठीक है कि नहीं। चलो ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट हुआ तो दिखाई दे रहा है कि उस सॉलिड स्फीयर नहीं है, क्या है, हॉलो है, खाली है। फिर आया रदरफोर्ड का मॉडल, और थॉमसन का स्टूडेंट है रदरफोर्ड का स्टूडेंट है कौन, आपका बोर। बात समझ में आ रहा है, आया ना। तो बोर को ये काम सौंपा गया रदरफोर्ड का मॉडल थोड़ा सा और इंप्रूव करने के लिए। तो बोर ने क्या किया, बहुत अच्छे से, बोहर भी बोलते उसको, बोहर ने क्या किया, बहुत अच्छे से उसको पहले एनालाइज किया, फिर उसने अपना पोस्टुलेट दिया। पोस्टुलेट बड़ा बेसिक्स है, ध्यान दो। पोस्टुलेट में उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कहां घूमता है, हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के लॉ, जो रदरफोर्ड ने बोला था पहले से, यानी कि ये अगर ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, उसके चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। फिर उसने एक बात और बोली कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह फिक्स है कि वहीं पे घूमेगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए कई सारे जगह बने हुए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, या उसको एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उनका एनर्जी अलग अलग है। जैसे जो न्यूक्लियस से करीब है उसकी कुछ अलग एनर्जी, जो जितना दूर जाएंगे एनर्जी क्या होगी, उसकी अलग अलग होती चली जाएगी। क्लियर है। आगे चलकर उसने कैलकुलेट भी किया हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए। बात बार होगी नहीं। अच्छा, फिर आगे बढ़े, फिर उसने बोला एक चीज और बोला, ध्यान दीजिए समझिएगा, कि अब क्वेश्चन था ना कि कहां इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन वहां पर रह सकता है जहां पे बेटा उसका एंगुलर मोमेंटम बोले तो एमबीआर h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कि h/2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कुल मिला के अगर हम इसको n से डिनोट कर दें इंटीजर को, तो क्या हो जाएगा सर, nh/2 एमबीआर क्या हो जाएगा सर, nh/2 के बराबर। क्या मेरी बात को समझ गया कि नहीं, nh/2 डन। n की वैल्यू क्या बोला था मैंने, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड सो ऑन। ढेर सारे सेल्स हो सकते हैं, ढेर सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, ढेर सारे उसका और भी नाम है ऑर्बिट्स हो सकते हैं, ढेर सारे स्टेशनरी सेल्स हो सकते हैं, ढेर सारे स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। किसमें, एक एटम में। अब एक और बात बोला उसने,
एटम तो प्रेफर करेगा न्यूक्लियस के सबसे नजदीक रहना, यानी कि पहले में रहना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये एन की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो अलग अलग क्या मिल रहा है हमें, सेल्स मिल रहा है। हर एक सेल्स की एनर्जी भी क्या है, अलग अलग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब रहना चाहेगा, यानी कहां रहना चाहेगा सर, फर्स्ट में। तो उसको नाम दे दिया गया ग्राउंड स्टेट। क्या नाम दे दिया गया सर, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, जैसे हम लोग नहीं अपने यहां प्रेफर करते हैं ग्राउंड स्टेट पे रहना, ग्राउंड फ्लोर पे रहना, क्यों? क्योंकि गर्मी हम लोग यहाँ बहुत होता है ना, तो ठंडी थोड़ी सी रहती है, ठंडक रहती है। हम यूपी बिहार की बात कर रहे हैं बेटा, हम शिमला और शिलोंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग बहुत अमीर है जो शिमला में है, और मैं कोशिश करूंगा कभी शिमला आने का और वहां के ठंडक का आनंद लेने का, ठीक है? बस एक बार आप लोग का नीट कंप्लीट हो जाए फिर घूमा जाएगा थोड़ा बहुत। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्राउंड स्टेट में रहेगा और क्या कर सकता है वो, आगे के स्टेट्स में, यानी कि एक्साइटेड स्टेट्स में। जैसे अगर 2 में जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये कहां चला गया सर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। कहां चला गया सर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। 3 में चला तो क्या बोलेंगे सर इसको, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो बोला क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा सर, बोला क्या जा रहा है, बोल रहा है कि रहना तो चाहेगा ग्राउंड स्टेट में, बट वो क्या करेगा कि एनर्जी अगर मिलेगी, क्या मिलेगी, एनर्जी, तो क्या कर सकता है कि ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है। क्या करेगा सर, एनर्जी लेकर के, अगर आप उसको एनर्जी देते हैं तो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है। क्या मेरी बात को समझे कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? जैसे अब नहीं बोलेंगे, जाने दो, ठीक है? ग्राउंड स्टेट से कहां जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा, कमाल की बात क्या है कि वहां पर ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, कि बैठ जाएगा, चलो अब मस्त चिल मारते हैं यहीं पे, नहीं, वापिस आएगा फिर से कहां पर, ग्राउंड स्टेट में। क्लियर है कि नहीं? तो वापिस जब आएगा ग्राउंड स्टेट में तो जो एनर्जी लिया था ना बेटा, वो एनर्जी दे देगा वापिस से, उतना ही एग्जैक्ट एनर्जी दे देगा। क्लियर है? जितनी एनर्जी लिया, जितनी एनर्जी आपने दिया उसको, वापिस से वो एनर्जी क्या कर देगा, दे देगा। अच्छा, जब अब होगा क्या, यहां पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहां पर सबसे मेन चीज क्या है, वो बोलता है बोर कि अगर डायरेक्टली वापस आ गया, यानी कि एक ही बार में वापस आ गया, तो एक फोटोन रिलीज करेगा। अगर कुछ ऐसा हो, मान लो कि ऐसा हो कि जैसे मान लो कि ये थर्ड पे था, थर्ड से पहले 2 पे आए, 2 से कहां पर जाए, 1 पे जाए, ऐसा हो जाए। थर्ड से पहले 2 पे आए, 2 से कहां पर जाए, 1 पे जाए। इस केस में क्या किया, तो जितने बार में जाएगा ना, जितने स्टेप्स में जाएगा, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। यानी जितने ट्रांजिशन में जाएगा, जितने स्टेप्स में जाएगा, उतना नंबर ऑफ फोटोन एमिट करेगा। क्या बोला मैंने, जितने स्टेप्स में जाएगा उतना नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट करेगा। जैसे यहां पर 2 स्टेप में गया ना, तो 2 फोटोन एमिट किया। वहां पर क्या किया था सर, एक ही स्टेप चला गया तो 1 फोटोन एमिट किया। 2 फोटोन एमिट करेगा, बट सबकी एनर्जी को जोड़ेंगे। मान लो कि इसकी एनर्जी E1 आई, इसकी एनर्जी E2 आई, तो अगर आप E1 और E2 के बेटा जोड़ोगे ना, तो वो भी उसी एनर्जी के बराबर होगा, टोटल के बराबर होगा। टोटल क्या होगा सर, बराबर होगा, एक्जैक्टली टोटल के बराबर होगा। क्या मेरी बात को समझ पाए, हाँ या ना? तो क्या बोला मैंने, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स में जाएगा उतना फोटोन क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है कि नहीं? 2 ट्रांजिशन किया, 2 फोटोन एमिट, 10 किया तो 10 एमिट। अब बात यह है कि कितना करेगा, ये भी तो डिपेंड कर रहा है कहां पर है, किस स्टेट पे है, ये डिपेंड करता है कितना करेगा ट्रांजिशन। जैसे मान लो यहां पर थर्ड में था तो कितना किया ट्रांजिशन, 2 ठो। फोर्थ में रहेगा तो कितना करेगा, 3 ठो। फिफ्थ में रहेगा तो कितना करेगा सर, 4 ठो। तब बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, बोल सकते हैं मिनिमम ट्रांजिशन, मिनिमम ट्रांजिशन कितना हो सकता है सर, 1। और मैक्सिमम ट्रांजिशन कितना हो सकता है सर, n माइनस 1। क्या मेरी बात को समझे कि नहीं, n-1 समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैं बोल दूं कि 7th पे है, बताओ मैक्सिमम कितना ट्रांजिशन करेगा, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा सर, 6 ट्रांजिशन करेगा। अच्छा मान लो मैं बोल दूं कि जरा बताओ मैक्सिमम ट्रांजिशन 7 पे है, 7 से 3 के बीच में मैक्सिमम ट्रांजिशन कितना होगा, 7 से 3 के बीच में मैक्सिमम ट्रांजिशन कितना होगा, तो क्या बोलूंगा मैं, n2 - n1। क्या बोलूंगा सर, n2 - n1, n2 - n1। आया समझ में कि नहीं, n2 - n, 7 - 3 कर देंगे, 7 - 3 कर देंगे, कितना जाएगा सर, 4 ट्रांजिशन हो जाएगा। समझ गया कि नहीं, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा जो था, पूरा का पूरा ये कच्चा चीठा था किसका सर, पोस्टुलेट था किसका, अपना बोर साहब का। बहुत टैलेंटेड साइंटिस्ट, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनको मॉडर्न फिजिक्स को आगे बढ़ाने में। क्या करने में सर, मॉडर्न फिजिक्स को आगे बढ़ाने में। बहुत बेहतरीन, बहुत मतलब कि पहुंचे लेवल के क्या बोल सकते हैं आप, साइंटिस्ट बोल सकते हैं, हर एक जगह पर कंट्रीब्यूशन है। जैसे आप बोल सकते हो ना, इनको क्या बोल सकते हैं, न्यूटन को बोलते हैं ना फादर ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। और हम लोग बोलते हैं इनको अपने क्या नाम है, आइंस्टाइन साहब को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हैं। इसी तरीके से फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं बोर को बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं, आ रही है बात समझ में, हाँ या ना, क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक ये दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं खुद ब खुद। अब इसके बाद बारी आता है सर, इसके बाद बारी आता है कैलकुलेशंस के। किसकी सर, कैलकुलेशंस के, है ना, कैलकुलेशंस इन बोर्स मॉडल। डन है? इसके बाद बारी आता है सर कैलकुलेशंस इन बोर्स मॉडल। अभिषेक सिंह कैसे हैं आप,
ये मेरा प्यारा बच्चा है, बहुत 2-4 बच्चे हैं इतने प्यारे हैं कि क्या बताया जाए, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। हालांकि और कभी डिमोटिवेट रहा इंसान तो इनके बारे में सोच करके मोटिवेशन आ जाता है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? अभिषेक कैसे हो बताओ? कैलकुलेशन बताओ, बताओ कैसे हो? अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम फोड़ देना है, ध्यान दो। कैलकुलेशंस इन बोर्स मॉडल, कैलकुलेशंस इन बोर्स मॉडल। बेटा मैं भी बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, ठीक है। चलिए अब पढ़ाई करते हैं, ध्यान दीजिए जरा। सर कैलकुलेशंस इन किसके बारे में बातचीत चल रही है? बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में क्या क्या कैलकुलेट करना है हम लोग, ध्यान देना है। इसीता, हाँ इसीता को भी पहचान रहे हैं, खान को भी पहचान रहे हैं, ठीक है, खान को भी पहचान रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। आ जाओ, सुनो, ध्यान दो, ध्यान दो। पहचानने जाने पहचाने पे ध्यान देने लगे, अरे यार बहुत छोटे बच्चे हो। सुनो फटाफट से क्वेश्चन भी करना ना, फिर ब्रेक लेना है, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक करना है, फिर क्या करना है, थर्मो करना है, फिर इक्विलिब्रियम करना है। अभी दूर है रास्ता भाई, अभी दूर है, ध्यान दो। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम जरा ध्यान से मेरी बात को समझ चलिए, सुनते चलिए। कैलकुलेशंस इन बोर मॉडल। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग निकालते हैं स्पीड। क्या निकालते हैं सर? स्पीड। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, कितनी स्पीड से घूम रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे? तो v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन से, v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन से। क्या मेरी बात को समझे कि नहीं? क्या मेरी बात को बेटा समझे कि नहीं, हाँ या ना? क्लियर हुआ? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रेडियस निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है कितने डिस्टेंस पे, तो वो आता है r इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। क्या आता है सर? r इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। आ रही है बात समझ में? अच्छा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। उसके बाद निकालते हैं हम लोग एनर्जी। एनर्जी कितना आता है सर? ये आता है माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और इसमें तीनों में अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है सर, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका, वो अपना एनर्जी है। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? एनर्जी है। क्या मेरी बात को समझ पाए? क्या मेरी बात को समझ पाए बेटा, हाँ या ना? हाँ, क्लियर? हम्म, ये अपना स्पीड हो गया, ये अपना स्पीड हो गया, ये अपना डिस्टेंस हो गया या रेडियस हो गया, ये अपना क्या हो गया? एनर्जी हो गया, है कि नहीं? अब क्वेश्चन ये है कि सर वी नॉट की वैल्यू क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों वी नॉट इज इक्वल टू होता है 2.186 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मैं इन सभी को इधर लिख देता हूं। वी नॉट इज इक्वल टू 2.186 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है बेटा। अगर इसको आप किलोमीटर में चेंज करोगे ना, किलोमीटर में, तो ये आ जाता है 2186 किलोमीटर पर सेकेंड। 2186 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब मान लो मैं जहां पर हूं वहां से मुंबई का डिस्टेंस 2000 किलोमीटर है लगभग, तो एक ही सेकंड में इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाएगा, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच जाएगा। क्या मेरी बात को समझेगी नहीं? मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से बेटा आर नॉट की वैल्यू होती है 0.592 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम, जाना कि नहीं? और ई नॉट की बेटा वैल्यू होती है, ई नॉट की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। ये नॉट की वैल्यू हो गई। आर नॉट, वी नॉट, ई नॉट सब क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा सर अगर मुझे ई नॉट पता है तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं? जी हां बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? मेरे प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या करना है? माइनस साइन लगा देना है और जो ई निकाले हैं उसको डाल देना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस ऑफ ई। सर पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या? जी हां बिल्कुल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ जो आपने एनर्जी निकाला है ना, टोटल एनर्जी, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगा आपका क्या? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? आ रही है मेरी बात समझ में, हाँ या ना? मेरे प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे, ध्यान दीजिए, सुनते चलिए, सुनते चलिए। अगर मैं आपसे बोलूं किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम। किसके लिए बोलूं सर? हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं और मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ मुझे E1 की वैल्यू क्या है? हाइड्रोजन एटम में E1 की वैल्यू क्या है? E1 बोले तो फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या है? तो कितना आता है सर? ये आता है
-13.6 इलेक्ट्रॉन। कितना आता है सर? -13.6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर E2 कितना आता है? E2 बेटा आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे सर? ई नॉट की वैल्यू पता है ना बेटा? ई नॉट की वैल्यू पता है ना आपको? कितना है? -13.6। ई नॉट की वैल्यू कितना है? 13.6, नॉट -13.6। यहां पर n की वैल्यू डालो। n की क्या डालोगे बताओ? अगर 1 है तो 1 डालो, तो 1 का स्क्वायर। z हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा सर? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो -13.6 इंटू 1/1 कितना आ गया? -13.6। E2 तो 2 डालो, 2 का स्क्वायर। z की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। z की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 1, हाइड्रोजन एटम की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा सर? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो -13.6 अपॉन 4 कितना आएगा? -3.4। इसी तरीके से E3 कितना आ जाएगा सर? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 कितना जाता है सर? E4 आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E5 कितना आता है सर? E5 आता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गया कि नहीं समझ गए? और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जाओगे निकालोगे, कैलकुलेट करोगे E इनफाइनाइट, क्या बोला मैंने? इनफाइनाइट सेल की, मतलब एकदम आखिरी सेल जो है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि सबसे लास्ट वाला सेल, सबसे लास्ट। तो बेटा अगर आप E इनफाइनाइट निकालोगे और E की जगह पे डालोगे, n की जगह डालोगे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन -13.6 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट की एनर्जी कितनी आती है सर? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? क्या मेरी बात को बेटा समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर आप चाहते हो किसी अदर एटम के लिए, किसके लिए? किसी अदर एटम के लिए, किसी भी एटम के लिए, किसी अदर स्पीसीज के लिए, जितनी भी चीजें कर रहे हैं ना सर, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए कर रहा है। हाइड्रोजन लाइक बोले तो, हाइड्रोजन लाइक बोले तो सर जैसे जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये किसके लिए सर? ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक। किसके लिए? हाइड्रोजन लाइक के लिए। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 है, बट एक निकाल दो तो हीलियम प्लस। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 2 निकाल दो, लिथियम 2 प्लस। मान लो मुझे सोडियम भी अप्लाई करना है, सोडियम में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 11, 10 निकाल दो, कितना बचना चाहिए सर इलेक्ट्रॉन? 1 बचना चाहिए बस। तो Na10 प्लस। कैल्शियम पे लगाना है, क्या कर देंगे? 20 इलेक्ट्रॉन है, 19 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा सर? C19 प्लस के लिए इस चीज को अप्लाई करेंगे। क्या मेरी बात को समझ गए? हाँ या ना? अच्छा मान लीजिए अदर के लिए अगर आपको करना है, किसी और के लिए, तो क्या करना है? वैल्यूज जो है, वैल्यूज में कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको करना क्या है देखिएगा। आप यहां पे जेड की वैल्यू बेटा क्या ले लिए थे? 1 ले लिए थे ना। यहां पे आपने जेड की वैल्यू हाइड्रोजन 1 ले लिया था ना। अब जेड सब में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। कहने का मतलब यह है अगर किसी और के लिए आपको E1 निकालना है ना, तो आपको मेहनत नहीं करना है, 13.6 में जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है ना। किसमें आ जाएगा आंसर सर? आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी तरीके से E2 क्या करना है सर? -3.4 में जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हीलियम के लिए करना है, हीलियम प्लस के लिए क्या करेंगे सर? हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर, यानी कि सभी में 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। मान लो लिथियम 3 प्लस के लिए करना है, क्या कर देंगे सर? 3 का स्क्वायर, यानी कि सॉरी लिथियम 2 प्लस के लिए करना है। लिथियम 2 प्लस का जेड कितना होता है? 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 से क्या कर देंगे? सभी में मल्टीप्लाई। इसी तरीके से बेटा E3 आ जाएगा, कितना कर देंगे? -1.51 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ही सो ऑन। E इनफाइनाइट चाहे कुछ भी करो, सभी के लिए क्या आएगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? जैसे हाइड्रोजन के लिए बेटा जेड की वैल्यू कितनी है? जेड क्या एटॉमिक नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ गया कि नहीं? बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? जरा मुझे फटाफट से बता दिया जाए क्या आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जरा फटाफट से मुझे बता दो समझ में आया कि नहीं। क्लियर हुआ? उत्कर्ष बताओ बेटा, समझ में आया? आया समझ में? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। राधिका भी बोल रही है समझ में आ गया, बोधी को भी समझ में आ गया, रिया को भी समझ में आ रहा है, वाह। त्रिषा को भी समझ में आ गया, रवीना को भी समझ में आ गया, रिया को भी समझ में आ गया, सुप्रिया को भी समझ में आ गया, सुप्रियो, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखो, ध्यान दो, सुनते चलो सुनते चलो सुनते चलो सुनते चलो, डन है? अच्छा इसके बाद अगर आप एक चीज थोड़ा सा और समझने की कोशिश करोगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते हैं सर? एनर्जी लेवल्स। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। एनर्जी लेवल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, सुनते चलो बच्चों, सुनते चलो, एकदम ध्यान से सुनते चलो, ध्यान दीजिएगा। एनर्जी लेवल्स, सर एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है? मेरे प्यारे बच्चों एकदम जरा दिमाग पे जोर डालना है, एकदम ध्यान से सुनना है मेरी बात को, ध्यान से सुनते चलो सुनते चलो, आ जाएगा समझ। बेटा क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, चिंता नहीं करो। एनर्जी लेवल्स का मतलब हो गया कि जो आपका 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 जो फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ E2 माइनस E1 में कितने का डिफरेंस, जरा बताओ कितना जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस करो ना इसको, 10.2
E2 और E1 में कितना है सर 1.89। यानी कि जैसे जैसे, ध्यान दो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने क्या बोला, एनर्जी लेवल्स कैसे बनाते हैं। एनर्जी लेवल एक डायग्राम है, ये क्या है सर, एक डायग्राम है, एक ग्राफ है, एक क्या है, ग्राफ है, एनर्जी लेवल्स का ग्राफ है। तो सर अगर एनर्जी लेवल्स का ग्राफ अगर बनाएं तो शुरुआत कहां से करना पड़ेगा, ग्राउंड वन से, यानी ग्राउंड स्टेट से, यानी कि यहां से सबसे कम है ना, देखो एनर्जी सबसे कम है ना, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर बढ़ा। माइनस में होने का मतलब क्या है, माइनस में होने का मतलब है कि एनर्जी बहुत कम है और उस पर क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि किसमें है, इसके अट्रैक्टिव फोर्स में। जैसे ध्यान दीजिए समझिएगा, हम लोग ग्रेविटी के, अर्थ के ग्रेविटी के फोर्स के अंडर में है ना, अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर में है। तो अपनी हमारी एनर्जी, आपकी एनर्जी और जितनी भी चीजें धरती पर है उनकी एनर्जी क्या है सर, माइनस में, नेगेटिव में। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अच्छा इसका मतलब सर जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो का मतलब ये हो गया कि वहां पर अट्रैक्शन खत्म हो गया। जैसे जैसे किसी चीज को लोग धरती से बाहर छोड़ते हैं, किसी सैटेलाइट को, तो क्या करते हैं हम लोग, ये कोशिश करते हैं कि उसको तो एटलीस्ट धरती से इतना दूर लेकर के जाए कि जहां पर ग्रेविटी का फोर्स काम नहीं कर रहा। थ्योरेटिकली तो आप बोलोगे कि इनफाइनाइट का मतलब कुछ भी हो गया, और प्रैक्टिकली यही ना है कि इनफाइनाइट एक रिलेटिव चीज है कि आप किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जहां पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या करता है सर, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। तो जहां पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन का पावर खत्म होने लगेगा, क्या बोलेंगे उसी को, इनफाइनाइट। क्या मेरी बात को समझ पाए, कहने का मतलब ये है कि अगर यहां से दूर चला गया इलेक्ट्रॉन तो कभी भी वापस में इलेक्ट्रॉन वापस से एटम में नहीं आएगा। क्या बोला मैंने, कि अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ऊपर चला गया तो कभी भी वापस नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लास्ट है क्रिटिकल, समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो स्टार्ट कहां से होगा सर, स्टार्ट होगा वो एकदम ग्राउंड से, माइनस से स्टार्ट होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये है अपना फर्स्ट सेल, जरा ध्यान दीजिएगा। और एनर्जी कितनी है सर इसकी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ऑब्वियसली, ठीक है कि नहीं। -13.6 किसमें है सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है कि नहीं। ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ E1 और E2 में कितने का गैप है, मतलब कहने का ये है कि E1 और E2 में कितने गैप है, तो निकाल के बताओ ना जरा। E2 माइनस E1 कितना है, कितना आ रहा है, 10.2, 10 का गैप है। और बढ़ोगे आगे गैप क्या होता है, और कम होता है, यानी कि E2 और E3 के बीच का गैप जो है बेटा वो 1.89। और आगे बढ़ेंगे ये गैप वो क्या होता है, और घटता जाता है, और कम होगा, और बढ़ेंगे और कम होगा। क्या मेरी बात को समझ पाए, क्या मैं ये जो बात बता रहा था ये समझ में आया कि नहीं। आप चाहे इसको कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। अच्छा तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी का गैप ज्यादा है, डिस्टेंस नहीं बोल रहा मैं। डिस्टेंस कौन बताता है, डिस्टेंस बताता है रेडियस। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर आप ये पहले और दूसरे के बीच में ज्यादा गैप है क्या, नहीं, एनर्जी का गैप ज्यादा है, एनर्जी का गैप ज्यादा है। डिस्टेंस कौन बताएगा सर, डिस्टेंस तो बताएगा आपका ये रेडियस बताएगा डिस्टेंस, कि पहले दूसरे सेल में कितने का डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या है, ये एनर्जी का गैप। तो पहला और दूसरे के बीच में गैप क्या है, एनर्जी का ज्यादा है। पहले और दूसरे के बीच में क्या है सर, एनर्जी का गैप ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। क्या मेरी बात को समझे आप, हाँ या ना, ठीक है। तो पहले और दूसरे के बीच में सर एनर्जी का गैप ज्यादा है, और ये कितना है सर, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या है कहानी, उसके बाद गैप क्या हो रहा है सर, कम होता जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है सर, गैप कम होता जा रहा है, ये -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आगे बढ़ेंगे गैप क्या होगा, और कम होगा, है ना। फोर्थ में गए गैप क्या हो गया सर, और कम हो गया, -0.85 इलेक्ट्रॉन, है ना। और आगे बढ़ेंगे गैप क्या होगा सर, और कम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही ढेर सारे अंदर में सेल्स होंगे, ऐसे ही ढेर सारे अंदर में क्या होंगे सर, सेल्स होंगे, ढेर सारे सेल्स, बथेरे सेल्स होंगे, ठीक है कि नहीं। और फाइनली क्या आएगा अपना, इनफाइनाइट। और इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन इससे ऊपर यानी कि इससे ज्यादा दे दिए एनर्जी तो वापिस कभी भी नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं। तो सर ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे भेजने को ही बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे ध्यान दीजिएगा जरा, समझिएगा मेरी बात को। अगर कोई बोले कि बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, अब बात किसी का हाइड्रोजन एटम की, तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी ई जो हो गया ना, वो क्या हो गया सर, इनफाइनाइट से जो 1 के बीच का डिस्टेंस है वही क्या है, ई है। अब चूंकि बेटा इनफाइनाइट की एनर्जी कितनी है, 0 है ना, देखो ना 0 है एनर्जी। तो 0 माइनस करोगे -13.6 तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना, हाँ या ना, प्लस में आ जाएगा ना। तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्राउंड स्टेट का एनर्जी। क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्राउंड स्टेट का एनर्जी। क्या मेरी बात को समझ पाए, क्या मेरी बात को समझ पाए, मैग्नीट्यूड ऑफ N1 होता है। डन। कोई पूछे कि सर हमको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, मतलब कि हमको आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है, बताइए कितना होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है, इसका मतलब साफ साफ हो गया कि कहां पर है सर वो, ग्राउंड स्टेट पे।
आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ग्राउंड स्टेट से मेजर करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। मान लीजिए अगर कोई बोले कि सर सेकंड से है, जरा बताइए सेकंड से मुझे आयोनाइज करना है, जरा बताइए कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी सेकंड से या किसी अदर स्टेट से आयोनाइज करेंगे तो उसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं सर? सेपरेशन एनर्जी। और वो क्या होता है? उस स्टेट का एनर्जी, उस स्टेट का एनर्जी का मैग्नीट्यूड, उस स्टेट की एनर्जी का मैग्नीट्यूड। आया समझ में कि नहीं? हाँ या ना? उस स्टेट के एनर्जी का बेटा मैग्नीट्यूड। जैसे मैं बोलूं कि जरा बताइए मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, तो सर इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमेशा कहां से मेजर होगा सर? आईई ऑलवेज कहां से मेजर होता है? ग्राउंड स्टेट से, हमेशा ग्राउंड स्टेट से होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? ग्राउंड स्टेट से होगा। जाना है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कितना हो जाएगा सर? मॉड यानी मैग्नीट्यूड लेना है, कितना आ जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आंसर ही देना पड़ता है ना, इसलिए पॉजिटिव होता है। अच्छा, सेपरेशन एनर्जी मुझे बताइए थर्ड स्टेट से, थर्ड स्टेट से कितना आ जाएगा सर? एसी कितना आ जाएगा थर्ड स्टेट से? थर्ड स्टेट की एनर्जी कितनी है सर? -1.5, मॉड ले लो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी का मतलब समझ में आया? जल्दी से जरा फटाफट से मुझे बता दिया जाए, क्या आपको आयोनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी का मतलब समझ में आया? हाँ या ना? आया? बता दो। चलिए, आई थिंक आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो यहां पर अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में बातचीत होती है। किसके बारे में सर? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूं ताकि वो जीवन में काम आए। क्या फॉर्मूला है? कई बार क्या होता है कि वेवलेंथ निकालने के लिए, कई बार क्या होता है कि वेवलेंथ निकालने के लिए हमको, जैसे देखो इसमें पूछने तो इजी है, एक चीज समझना, कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है गलती से इनफाइनाइट स्टेट में चला गया था, कहां? इनफाइनाइट वाले में, और वापस से लौट के आ रहा है, तो इनफाइनाइट से जब वापस से ग्राउंड स्टेट में लौट के आएगा तो कितना एनर्जी देगा, जरा बताओ कितना देगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आपको एनर्जी का डिफरेंस पता हो ना एग्जैक्टली, क्या बोला मैंने? जब एनर्जी का डिफरेंस पता हो एग्जैक्टली, तो आप किसको यूज कर देना? किसको यूज करना बताओ? E इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लेमडा नैनोमीटर में यूज कर लेना वेवलेंथ निकालने के लिए। बट कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप हमेशा डिफरेंस आपको पता ही रहे। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं? इजी तो पड़ता है पहला वाला ही, आसान पड़ता है, बट अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कितना उसका गैप है एनर्जी का, तो एक फॉर्मूला आता है वेवलेंथ निकालने के लिए, 1 अपॉन लेमडा। बेटा 1 अपॉन लेमडा को ना हम लोग वेव नंबर भी बोलते हैं। 1 अपॉन लेमडा को क्या बोलते हैं सर? वेव नंबर भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। और इसको डिनोट करते हैं न्यू बार से भी, है ना? वेव नंबर बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं किससे? न्यू बार से भी। क्या मेरी बात को समझ पाए? क्या मेरी बात को समझ पाए? हाँ या ना? तो ये था फॉर मोर इंफॉर्मेशन बस। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा सर। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें लेमडा निकालना हो तो क्या करेंगे? 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, एक आता है फॉर्मूला RH Z स्क्वायर, 1 अपॉन N1 स्क्वायर और 1 अपॉन N2 स्क्वायर। जानते हो जब लाइट वाइट के बारे में उतना डिटेल में भी पता नहीं था, तब भी ये फॉर्मूला पता है किसने दिया था? बामर ने दिया था। किसने दिया था? बामर ने। और बामर जो थे, बामर, बाल्मर भी बोलते हैं कई लोग उनको, बाल्मर जो थे वो एक स्कूल के टीचर थे। क्या थे सर? स्कूल के टीचर थे। आई बात समझ में कि नहीं? और उनके दोस्त बोले थे जरा इस फॉर्मूला, तो फॉर्मूला उन्होंने उसी समय इजाद किया था। बाद में लोगों को पता भी चल गया, जब बोर का मॉडल आया, कैलकुलेशन आ गया, सारी चीजें आ गई, तो ये फॉर्मूला भी पता चल गया। आरएच जो होता है रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। क्या बोलते हैं उसको? रेडबर्ग कांस्टेंट। और आपको रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन आरएच की वैल्यू आपको रखना है हमेशा 912 एंगस्ट्रॉम। क्या रखना है सर? 912 एंगस्ट्रॉम आप हमेशा रखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? 1 अपॉन आरएच की वैल्यू क्या रखेंगे सर? आप रखेंगे 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? रेडबर्ग कांस्टेंट। क्योंकि हमें क्या निकालना होता है? हमें लेमडा निकालना होता है ना। तो जब लेमडा को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आरएच बन जाएगा ना, 1 अपॉन आरएच, है ना? तो 1 अपॉन आरएच की डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे क्या सर? 912 एंगस्ट्रॉम, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए हमारा? आसान हो जाए। डन है? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? तो अगर कोई पूछे मेरे से कि जरा बताइए इनफाइनाइट से अगर ग्राउंड स्टेट पे आ गया, कहां पर? इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट पे आ गया, तो जरा हमें उसका वेवलेंथ बताइए कितना आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो रास्ता है मेरे पास, क्योंकि इनफाइनाइट ग्राउंड स्टेट का एनर्जी का डिफरेंस मुझे पता है कितना होता है, 13.6। तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली E इज इक्वल टू एचसी यानी कि 1240 अपॉन लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एचसी अपॉन ई। डायरेक्ट पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लूं 1 अपॉन लेमडा वाले को। कैसे करूं? जरा बताओ कैसे कर लूं? मेरे पास इसके दो रास्ते। ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है सर?
मैं दोनों बता देता हूं आप लोगों को ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है सर? ट्रांजिशन हो रहा है आपका इनफाइनाइट से कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन? n इज इक्वल टू 1 में। n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 1 का ट्रांजिशन हो रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। हमें क्या बताना है कि इस ट्रांजिशन में एनर्जी जो है, एनर्जी फोटोन की जो रिलीज हुई है वो कितनी है ना? मुझे बताना है एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, एनर्जी बोल रहा हूं, वेवलेंथ ऑफ फोटोन कितना है, लेमडा कितना है, वेवलेंथ मुझे बताना है कितना है। मेरे पास दो रास्ता, एक रास्ता है चूंकि मुझे इसका डिफरेंस पता है ना, किसका डिफरेंस है ना, ई इनफाइनाइट माइनस ई वन का डिफरेंस पता है कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं क्या करूंगा, इस रास्ते को फॉलो करते हुए मैं फटाक से क्या कर दूंगा, चूंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है, एससी बाई लेमडा, एससी जानते हो ना 1240 है ना, ये होता है। तो मैं लेमडा इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, 1240 अपॉन 13.6, इसको डिवाइड कर दूंगा, यहां से मेरा क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा किसमें, नैनोमीटर में। किस में आ जाएगा सर, नैनोमीटर में। जरा मुझे बताइए कितना जा रहा है, कितना जा रहा है सर, 1240 को डिवाइड कर दिया 13.6 से, कितना आ गया, कितना आ गया, 91 नैनोमीटर लगभग आ रहा है, 91 नैनोमीटर आया ना। दूसरा तरीका अपने पास क्या है, ये तो बेटा हो गया मेथड 1, ये हो गया M1 मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 आ रही बात समझ में कि नहीं, ये आपका मेथड 1 हो गया। अपने पास एक दूसरा भी मेथड जो मैंने बताया था, और वो बिल्कुल श्योर शॉर्ट मेथड है। कैसे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सर, समझिएगा। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एच, चूंकि बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन एटम के लिए, नहीं कुछ बोला है, मतलब कि एटम क्या है आपका, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर मैं पुट करता हूं आर एच जेड स्क्वायर, और क्या है सर, 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ऐसा अगर करता हूं मैं, है ना, ऐसा करता हूं, तो आर एच जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1, कितनी हो जाएगी, 1, 1 का स्क्वायर समझ लो ना, 1 हो जाएगा, और इंटू 1 अपॉन एन वन यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू यानी कि इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो आर एच ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, कितना आ गया सर, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एच आ गया। तो बेटा लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर एच, बोले तो 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, एंगस्ट्रॉम देखो, अगर एंगस्ट्रॉम को ना आपको नैनोमीटर में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है सर, नैनोमीटर में, तो एक डेसिमल आगे लगा दो, एक डेसिमल आगे लगा दो, यानी कि क्या कर दो, 91.2 नैनोमीटर कर दो, 91.2 नैनोमीटर कर दो। क्या मेरी बात को समझे कि नहीं? अब चूंकि अप्रोक्सीमेशन की वजह से दोनों का अलग अलग दिख रहा है, बट आंसर क्या है, दोनों सेम ही है, 91 लगभग। क्या बोलेंगे सर इसको, 91 में। क्या मेरी बात को समझ पाए, हाँ या ना, क्या मेरी बात को समझ पाए, जल्दी से बताइए फटाफट से। इसको यूज कब करेंगे, जब आपको डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा है, और इसको कब यूज करेंगे, देखो कितना छोटे में हो गया, ये तब यूज करेंगे जब डिफरेंस आपको इजीली पता चल जा रहा है। हालांकि कैलकुलेशन के टर्म में ये थोड़ा सा इजी भी पड़ता है, क्योंकि 912 इसका वैल्यू पता रहता है ना, इजीली कैलकुलेट होता है। डन है, हाँ या ना, क्लियर, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, मेरे प्यारे बच्चों अब एकदम थोड़ा ध्यान से सुनते चल रहा है मेरी बात। जैसे यहां पर हम लोग बोले ना कि इलेक्ट्रॉन जो है कहां से आया, इनफाइनाइट से आ गया किस पे, 1 पे, ठीक है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कई तरह से ट्रांजिशन करता है ना, कभी 2 पे जाएगा, कभी 3 पे जाएगा, कभी 3 से 2 पे आ जाएगा, कभी 2 से 1 पे आ जाएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अलग अलग ट्रांजिशन होगा, बट अगर कहीं से भी मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये कहां पर था, 2 पे था, 2 से कहां पर आ गया सर, 1 पे आ गया, 2 से 1 पे आ गया। तो कहीं से भी अगर 1 पे आएगा ना, तो उसको बोलेंगे, जो फोटोन एमिट करेगा, क्या बोला मैंने, वो जो फोटोन एमिट करेगा उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज का फोटो। क्या बोलेंगे सर, लाइमन सीरीज का फोटो। क्या मेरी बात को समझ पाए, क्या बोलेंगे सर उसको, लाइमन सीरीज का फोटो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, मान लो 3 से भी आ सकता है 1 पे, हाँ या ना, बिल्कुल पॉसिबल है। 3 से भी क्या कर सकता है सर, 1 पे आ सकता है, हाँ या ना। 3 से भी क्या कर सकता है सर, 1 पे आ सकता है, 100% आ सकता है। 3 से भी 1 पे आ सकता है। चलिए सर, ऐसा हो सकता है कि 4 से भी आ जाए 1 पे, क्या हो जाए सर, 4 से भी 1 पे आ जाए। तो कहीं से भी अगर 1 पे आ रहा है, कहीं से भी अगर बेटा 1 पे आ रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलते हैं कि लाइमन सीरीज से बिलोंग करता है। ऐसे ढेर सारे हो सकते हैं, ऐसे ढेर सारे हो सकते हैं, है ना,
बट एक आखिरी होगा, क्योंकि उससे ऊपर चला गया ना तो कभी नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से भी ऊपर छलांग मार गया तो न्यूक्लियस उसको पकड़ के कभी भी दबोच नहीं सकता, वो भी इलेक्ट्रॉन से आजाद हो चुका है ना। जैसे कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे तो अपने माँ मम्मी और पापा के चंगुल से क्या हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। डन है कि नहीं, आ रही है बात समझ में, हाँ या ना। तो कहीं से भी जब आएगा तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेमन सीरीज से बिलोंग कर। किसे बिलोंग कर रहा है सर, लेमन सीरीज से। लेमन नहीं लेमन बोलते हैं, क्या बोलेंगे सर, ये क्या है, लेमन सीरीज से बिलोंग करता है। और हाइड्रोजन के लिए बेटा ये जो लेमन सीरीज होता है वो यूवी रीजन में आता है। किसमें आता है सर, यूवी रीजन में। अल्ट्रावायलेट, जैसे स्पेक्ट्रम प्लॉट करोगे ना, स्पेक्ट्रम तो स्टार्ट कहां से होता है, कॉस्मिक रेज, फिर आता है गामा रेज, फिर आता है एक्स रेज, फिर आता है अल्ट्रावायलेट। सबसे कम वेवलेंथ कॉस्मिक रेज का, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रहा है, फिर विजिबल आएगा, फिर क्या होगा सर, आपका आ जाएगा इंफ्रारेड, फिर आ जाएगा माइक्रोवेव, फिर आ जाएगा आपका क्या, रेडियो वेव, है ना। रेडियो वेव के जो वेवलेंथ होता है वो किलोमीटर्स में होता है, और कॉस्मिक रेज का लगभग 0 होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कॉस्मिक रेज की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, रेडियो वेव की एनर्जी बहुत कम होती है। क्या मेरी बात को समझ पाए, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये किस में बिलोंग करता है सर, यूवी रेज में, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ट्रांजिशन तो कई जगह पर हो रहा है। अब ऐसे ही मान लो कि अगर ट्रांजिशन जो है ऐसा हो रहा है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन बेटा 2 पे आ जा रहा है। कहां पे आ जा रहा है, 2 पे आ जा रहा है। जैसे 3 से 2 पे आ सकता है, फिर 1 पे जाएगा। तो अगर 1 का ट्रांजिशन है तो क्या कहलाएगा सर, वो लाइमन सीरीज का। कहीं से भी 1 का है ट्रांजिशन तो लाइमन सीरीज, और कहीं से भी 2 का है तो बामर सीरीज। कहीं से भी बेटा 2 का है तो क्या बोलेंगे उसको, बामर सीरीज। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, हाँ या ना। ऐसे ही छलांग अगर मार जाएगा इनफाइनाइट से ऊपर तो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो सबसे लास्ट में क्या होगा सर, एक आएगा कौन सा, इनफाइनाइट वाला। तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे बामर सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, बामर सीरीज। ठीक है कि नहीं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बामर सीरीज होता है ना बेटा, बामर सीरीज ये बिलोंग करता है विजिबल रीजन से। किसे बिलोंग करता है सर, विजिबल रीजन। क्लियर है कि नहीं, किसमें बिलोंग करेगा बेटा, विजिबल रीजन। क्लियर हुआ, हाँ या ना, क्लियर हुआ, बता दो जल्दी से। लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, वो क्या हो गया सर, विजिबल रीजन। यही है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, यही है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसके ऊपर कौन आता है सर, इसके ऊपर बेटा आएगा आपका वही पाशन, हम्फ्री, ब्रैकेट, फूंट, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ऊपर ये बाकी जितने भी हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी क्या बोला मैंने, बाकी जितने भी आएंगे वो सब किसमें बिलोंग करते हैं, इंफ्रारेड में, आईआर में। बामर से ऊपर जितने भी होंगे सब किसमें बिलोंग करते हैं, इंफ्रारेड। ध्यान रखना है। इससे ऊपर 3, 4, 5 वाला जितने भी होंगे ऊपर के सारे किसमें बिलोंग करेंगे सर, आईआर यानी कि इंफ्रारेड में बिलोंग करेंगे। क्लियर हुआ, चलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्द अब कंप्लीट ही होने वाला है। क्या ब्रेक कर रहा है, ध्यान सुनते चलो, बहुत जल्द कंप्लीट ही होने वाला है, तो कोई ब्रेक की गुंजाइश अभी नहीं है, बस वो कंप्लीट करके छोड़ देते हैं, मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करके फिर छोड़ते हैं। 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है कि नहीं, 2 ब्रेक लेंगे काम हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनते चलिए मेरी बात को। आपको याद रखना है कि लेमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसमें बिलोंग करता है सर, अल्ट्रावायलेट में, और बामर से बिलोंग करता है किसमें सर, विजिबल रीजन में। क्लियर है कि नहीं। कई बार आप लोगों से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे उसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना, कितने होंगे उसका क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान दो, सुनते चलो, एक चीज सुनो। जैसे लाइमन सीरीज का ये जो दिख रहा है ना, ये वाला 2 से 1 वाला, तो इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट लाइन। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सेकेंड लाइन, है ना। फर्स्ट लाइन को बेटा अल्फा लाइन भी बोलते हैं, सेकेंड को बीटा भी बोलते हैं, थर्ड को गामा भी बोलते हैं, और ये दिख रहा ना सबसे अंतिम वाला इनफिनिट से ऊपर जाएगा तो आएगा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं लास्ट लाइन। लास्ट लाइन या इसको सीरीज लिमिट भी बोलते हैं, सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। ऐसे ही ये लाइन क्या कहलाएगा, इसका फर्स्ट लाइन, और ये क्या कहलाएगा सर, इसका सीरीज लिमिट। ये क्या कहलाएगा, इसका अल्फा लाइन और इसका एसएल। ऐसे ही ऊपर वाले का इनफिनिट वाला हमेशा क्या होगा सर, सीरीज का लिमिट होगा, वो आखिरी होगा, डन है। और पहला क्या होगा सर, पहला क्या होगा 2 से जस्ट उसके ऊपर वाले से होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं पूछ दूं आपसे कि जरा मुझे बताओ बामर सीरीज का थर्ड लाइन क्या होगा, बामर सीरीज का थर्ड लाइन क्या होगा, जरा बताओ। तो बामर सीरीज का थर्ड लाइन क्या होगा, जरा बताओ मेरे प्यारे बच्चों। कहां से कहां तक का जंप, फर्स्ट लाइन हो गया 3 से, सेकेंड हो गया 4 से, थर्ड हो गया 5 से, थर्ड हो जाएगा 5 से। डन है कि नहीं, आई बात समझ में प्यारे बच्चों, जल्दी बता दो फटाफट से। क्लियर हुआ, हाँ या ना। लाइमन बामर पाशन क्लियर हुआ बेटा, लाइमर बामर पाशन क्लियर हुआ, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लो। अब इसके बाद आता है एक बहुत छोटा सा चीज है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स।
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है ना, वो बेटा तीन चीज के लिए निकालते हैं। क्या करते हैं सर? तीन चीजों के लिए निकालते हैं। पहली चीज, अगर आपके पास सिर्फ एक ही एटम दिया है, क्या दिया है? सिर्फ एक एटम दिया, सिंगल एटम, सिर्फ सिंगल एटम, ठीक है। और उसके बाद एक आता है सैंपल ऑफ एटम। एक क्या आता है सर? सैंपल ऑफ एटम। एक हो गया सिंगल एटम, एक आता है सैंपल ऑफ एटम। सैंपल ऑफ एटम का मतलब हो गया कि आपके पास ढेर सारे एटम है। क्या बोला मैंने? सैंपल ऑफ एटम का मतलब हो गया कि आपके पास ढेर सारे एटम। सिंगल एटम मतलब क्या हो गया सर? आपके पास एक ही एटम, एक ही एटम। तो सिंगल एटम में आप सिर्फ दो चीज कैलकुलेट करोगे। क्या बोला मैंने? सिंगल एटम में बेटा आप सिर्फ दो चीज कैलकुलेट करोगे। एक कैलकुलेट करोगे मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मिनिमम निकालोगे। मिनिमम कितना आएगा सर? 1 आएगा। और आप निकालोगे मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना आएगा सर? n-1 आएगा। या अगर किसी बीच में पूछ दिया तो n2 - n1 आ जाएगा। n-1 आएगा या क्या आ जाएगा सर? n2 - n1 आ जाएगा। क्या बात समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? अच्छा, सर सैंपल वाले में क्या आ जाएगा जरा बताइए, सैंपल वाले में क्या आ जाएगा? सर सैंपल वाला भी सिंपल है। क्या बोला मैंने? सैंपल वाला भी बेटा सिंपल है। ध्यान दीजिएगा जरा, समझिएगा। इसमें भी एक तो हो गया आपका क्या, एक हो जाएगा आपका, इसमें मिनिमम मैक्सिमम नहीं आता, इसमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। इसमें कहानी किसकी है सर? डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। डन। किसकी है? डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसमें आता है डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। ध्यान दीजिएगा जरा, वो कितना आता है सर? n × n-1/2। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है जब ग्राउंड स्टेट ले रहे हो। क्या मान रहे हो ट्रांजिशन कहां से हो रहा है? कहीं से भी ग्राउंड स्टेट पे हो रहा है। अच्छा, जैसे यहां पर भी ये लिया था ना ग्राउंड स्टेट से। ये किससे था सर? ये था ग्राउंड स्टेट से। ये था जीएस, ग्राउंड स्टेट से। जीएस फॉर ग्राउंड स्टेट, जीएस फॉर ग्राउंड स्टेट। समझ गया कि नहीं? ये ग्राउंड स्टेट से था। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट के लिए। मान लो कि बीच के लिए पूछ दिया, बिटवीन, बीच के लिए, तो क्या हो जाएगा सर? n2 - n1 इंटू क्या कर देंगे? n2 - n1 + 1 अपॉन 2 कर देंगे। n2 - n1 + 1 अपॉन 2 कर देंगे। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? ये कर देंगे। डन है? ये किसी के बीच के लिए। ऐसा मान लो मैं बोल दूं एक बार के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बोल दूं आपसे कि जरा मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ ट्रांजिशन जो है 4 से, तो बोला मैंने ट्रांजिशन जो है 4 से, ट्रांजिशन जो है 4 से हो रहा है 2 पे, 7 से, मान 7 से 2 पे हो रहा है। तो बताना है आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे। कितने होंगे सर? कैसे बताएंगे जरा बताइए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे जरा बताइए फटाफट से, कितने होंगे जल्दी से बताइए। कितने होंगे? कैसे निकालेंगे सर? बहुत इजी है। बिटवीन ट्रांजिशन है ना, और कुछ बोला नहीं है, मतलब कि सैंपल ऑफ एटम की बात हो रही है। जब बोला नहीं है ना, इसका मतलब क्या है सर? सैंपल ऑफ एटम की बात हो रही है ना। जब सिंगल एटम बोले देगा तो बोल देगा वो कि सिंगल एटम की बात हो रही है। तो सैंपल ऑफ एटम में मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालेंगे जब बताइए। एसएल कैसे निकालेंगे? n2 - n1 यानी कि 7 - 2 इंटू क्या कर देंगे सर? 7 - 2 + 1 अपॉन 2, यानी कि 5 इंटू 5 + 1 यानी कि 6/2, ये 3 हो गया। इंटू क्या कर देंगे सर? 5, 15, 15। कितना हो जाएगा सर? 15, 15 हो जाएगा डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। अच्छा, मान लो मैं इसी में बोल देता एक क्वेश्चन में ऐसे कि आपको 7 से ग्राउंड स्टेट के बारे में बताना है, कितने नंबर ऑफ एसएल होंगे बताइए। 7 से ग्राउंड स्टेट में बताइए कितने नंबर ऑफ एसएल होंगे। क्या हो जाएगा सर? ग्राउंड स्टेट की बात करेगा तो n × n1 - 1/2 यानी कि n क्या है? 7। n क्या है सर? 7 है। n क्या है? 7। n है 7, ध्यान देना है। n है बेटा 7। चलिए, तो SL इज इक्वल टू 7 इंटू 7 - 1 यानी कि 6 अपॉन 2 यानी कि 3, यानी क्या जाएगा सर? 21, यानी क्या जाएगा? 21। क्या मेरी बात को समझे कि नहीं? 21, वेरी इजी, बहुत आसान, बहुत मजबूत। मजा आ गया, हाँ या ना? अगर मैं बोल देता एक क्वेश्चन में, मान लो कि एक क्वेश्चन बोल देता, ध्यान सुनना है जरा, एक क्वेश्चन बेटा बोल देता कि आपके पास सिंगल एटम, क्या है? सिंगल एटम, और कहां पर है इलेक्ट्रॉन? उसका इलेक्ट्रॉन है 8th में, है ना, 8th एक्साइटेड स्टेट में। तो आपको बताना है नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितना होगा। कैसे बताएंगे सर? सिंगल में दिया रहेगा तो या तो आपको मैक्सिमम पूछेगा या तो मिनिमम पूछेगा। मैक्सिमम का फॉर्मूला पता है, मिनिमम का भी पता है। कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा बताइए फटाफट से। तो कितना हो जाएगा? n - 1
ये लेकिन देखो ध्यान से, ये एट्थ एक्साइटेड स्टेट है। क्या बोला मैंने? एट्थ एक्साइटेड स्टेट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी एक्साइटेड स्टेट देना तो एन की वैल्यू के लिए जो आपका एक्साइटेड स्टेट है ना, उसमें +1 कर दीजिएगा। एन की वैल्यू के लिए क्या कर दीजिएगा सर? +1 कर दीजिएगा। इस बात को हमेशा गांठ मान लीजिएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, बहुत गलती करते हैं, ध्यान देना जरा। तो सर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर एन की वैल्यू हो जाएगी 9। तो आपका एसएल कितना आ जाएगा? मैक्सिमम एसएल कितना आ जाएगा? 9 - 1 यानी कि 8 हो जाएगा। 9 - 1 यानी कि 8 हो जाएगा। जरा बताओ, अगर आप 8 ले लेते 7 आ जाता ना, और वो भी रहता ऑप्शन में, गलती कर जाते। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बता दो फटाफट से। चलो, अगर यहां तक सारी चीजें ऑल क्लियर हैं तो जल्दी से जरा फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार आग लगा दीजिए, ताकि अपने पास अब बहुत कम टाइम का बचा हुआ है। क्या? एटॉमिक। हाइजेनबर्ग पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग पढ़ेंगे और डी ब्रोगली पढ़ेंगे और क्वांटम नंबर, बस बात खत्म। 5 मिनट लगेगा किसमें? हाइजेनबर्ग डी ब्रोगली में, उससे भी कम ही लगेगा। और आपके क्वांटम नंबर में मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा। 15 मिनट में हम लोग का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप क्या करेंगे? इसमें पूरा का पूरा स्कोर करके आएंगे। हाँ या ना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके, जब ये लेक्चर खत्म हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इस लेक्चर को करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना नंबर बढ़ जाएगा। पार्ट 1 कहीं बताइए कितना नंबर बढ़ जाएगा, आप कहां पे थे और कितना नंबर बढ़ा पाएंगे, बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए सर, अब बारी है डी ब्रोगली की। किसकी? डी ब्रोगली की। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? मैटर वेव भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ओ भाई साहब, मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जरा ध्यान से सुनना है मेरी बात को। और इधर क्या लिखेंगे? इधर मैं लिखूंगा हाइजेनबर्ग। इधर मैं लिखूंगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हो भाई साहब, आ जाइए। डी ब्रोगली ने बोला, डी ब्रोगली ने बोला बेटा कि जो आपका मैटर होता है ना, मैटर, मैटर यानी कि पार्टिकल, हर एक चीज, जैसे कि लाइट के पास ही नहीं है कि आपका वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर, सभी के पास ऐसा होता है, वेव भी पार्टिकल भी सबके पास होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ता है ना, जैसे जैसे मास आपका इंक्रीज होता है, वेव नेचर घटते चला जाता है। क्या बोला? इन्होंने बोला कि जैसे जैसे मास आपका इंक्रीज करेगा, वेव नेचर कम होते चला जाएगा। यानी कि हर एक मैटर के पास, ध्यान दीजिएगा जरा, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई भी सबस्टांस हो, आपके पास कोई भी सबस्टांस है मेरे प्यारे बच्चों, वो दो नेचर शो करेगा। कोई भी बेटा सबस्टांस हो, वो क्या करेगा सर? दो नेचर शो करेगा। जैसे कर रहा था लाइट, वेव और पार्टिकल दोनों का नेचर शो, वैसे ही हर एक सबस्टांस वेव नेचर भी शो करेगा और पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, आप भी वेव हैं, हम भी वेव हैं, आप भी पार्टिकल हैं, हम भी पार्टिकल, दोनों में दोनों नेचर प्रेजेंट है। सभी में दोनों नेचर क्या है? प्रेजेंट है। जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। क्लियर है कि नहीं? दोनों नेचर क्या है सर? प्रेजेंट है, वेव का भी और पार्टिकल का भी। यहां पर ध्यान दीजिए, जरा समझिएगा। इसने क्या बोला कि चाहे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ध्यान दीजिए, जैसे जैसे एज मास इंक्रीजेज वेव नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी जितना ज्यादा मास होगा, वेव नेचर क्या होगा? उतना ही कम होता चला जाएगा। इन्होंने वेव नेचर बताने के लिए इन्होंने दिया वेवलेंथ। क्या दिया सर? वेवलेंथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी बोले तो मोमेंटम, पी बोले तो बेटा मोमेंटम। ठीक है, पी बोले तो मोमेंटम। डन है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? जल्दी जरा फटाफट मुझे बता दिया जाए। लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर अगर मैं इसको थोड़ा बड़े में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। इजी है, पीजी है।
है ना। लेमडा इज इक्वल टू एच इंटू एम बी, बहुत सही। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनते चलो मेरी बात को सर, ध्यान से सुनते चलो मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा याद करिए, याद करिए, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू होता है M इंटू वी, है ना। मोमेंटम इज इक्वल टू M इंटू वी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मोमेंटम इज इक्वल टू एक चीज और होता है, रूट अंडर 2m, रूट अंडर 2m के फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये भी होता है सर मोमेंटम इज इक्वल टू, ये भी होता है सर मोमेंटम इज इक्वल टू, हाँ या ना, ये भी होता है बेटा मोमेंटम इज इक्वल टू। अच्छा अब जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, सुनते चलिएगा सर। अगर मैं यहां पर P की जगह पर इसको पुट करूं तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मुझे क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो क्या आ जाएगा सर, H अपॉन रूट अंडर 2m के, H अपॉन रूट अंडर 2m के फॉर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, जरा ध्यान से एक चीज और समझना है कि आपका काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv स्क्वायर होता है, आप सभी लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एक चीज और होता है, अगर आपको चार्ज पता है और उसको v वोल्ट के पोटेंशियल में छोड़ दिया गया तो q इंटू वी भी होता है काइनेटिक एनर्जी। समझे कि नहीं मेरी बात को, q इंटू वी भी होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं, जरा मुझे फटाफट से बता दीजिए क्लियर हो रहा है या नहीं। चलिए डन, क्लियर है, वाव। तो आप यहां पे बेटा लेमडा इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं H अपॉन रूट अंडर 2m q इंटू वी, 2m q इंटू वी। सही है, हाँ या ना, सही है। अब आपको जो पता है आप उससे क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए आपको चार्ज पता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है और उसको बोल दे कि 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से छोड़ा गया तो 5 वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन का मास पता है, आप डालिए सारी चीजें, क्या कर लीजिए, उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए आपको बोल दे कि इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड सेल में है, किसमें, सेकेंड सेल में। ध्यान दीजिए जरा, ऐसा बोल दे आपसे कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो कहां पर है, सेकेंड सेल में है ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जरा मुझे बताइए सेकेंड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम में उसकी स्पीड कितनी होती है। क्यों स्पीड पूछ रहा हूं, क्योंकि आप v पुट कर दीजिए। तो जरा देखिएगा, याद करिएगा, v इज इक्वल टू क्या होता है, v नॉट जेड बाई एन, हाँ या ना। v नॉट की वैल्यू 2.186 इंटू 10 का पावर 6, z की वैल्यू 1 और सेकेंड में है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, हाँ या ना। तो बेटा आपको v मिल गया ना, और v मिल गया, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10 का पावर 31 केजी। केजी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सारे के सारे एसआई यूनिट में चाहिए, है ना। तो ये मीटर पर सेकंड में आप इसको और इसको यहां पर पुट करिए, एच की वैल्यू पता है 6.6, सबको पुट करो, आपका क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझे कि नहीं, क्या मेरी बात को समझे कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से जरा फटाफट से मुझे बता दिया जाए, जल्दी से। अच्छा समझ गए, तो एक बार फटाफट से जरा कमेंट सेक्शन में थम्स अप आ जाए तो आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बेटा थम्स अप आ जाए तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। डन, हाँ या ना, डन। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, हाइजेनबर्ग ने बोला कि जो ये बोर बता रहा है ना, बोर की इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स होगा। जैसे बोर क्या बोल रहे थे कि जो न्यूक्लियस है अपना, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, पहले सेल में, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, ऐसे घूमता रहेगा। ये नहीं बता रहे हैं अपने बोर साहब। तो हाइजेनबर्ग ने एक बड़ी कमाल की बात बोली कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे प्रेजेंट है, सपोज दैट, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, नेचुरली यहीं पर रहेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझिएगा, समझिएगा बात, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन क्या है सर, यहां पर प्रेजेंट, डन। अच्छा इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हम लोग क्या किए, इक्विपमेंट लेते हैं या कुछ भी मेजर करने के लिए। तो हमने कोई इक्विपमेंट लिया, जैसे सपोज दैट कि माइक्रोस्कोप लिया, हमें देखना है इलेक्ट्रॉन को, हमने क्या कर लिया, माइक्रोस्कोप ले लिया, ठीक है, कुछ बढ़िया माइक्रोस्कोप ले लिया भाई, हमने क्या कर लिया सर, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से मेरे प्यारे बच्चों कैसे देखेंगे इलेक्ट्रॉन, देखते कैसे हैं किसी चीज को, जब फोटोन जाता है उस पर टकराता है फिर वापस आता है तो उस चीज को देखते हैं। तो यहां से फोटोन आएगा, इसके ऊपर जाके टकराएगा और फिर वापस जाएगा, तो क्या कर लेंगे, उसको हम लोग देख लेंगे, हाँ या ना, यही फिनोमिनन है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओके वेरी गुड, देख लिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब जरा सोचो, जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत कम मास इलेक्ट्रॉन का। तो है क्या कहानी, ध्यान से जरा समझिएगा, ये बिल्कुल थोड़ा सा रियल लाइफ से अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए तो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास, ध्यान समझना मेरी बात, आपके पास ऐसा है कि आपके पास कैसे बताएं, मान लो कि आप अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो, अंधेरे कमरे एकदम धूप अंधेरा पूरी तरीके से, और कहीं से स्लिट से, छोटे से होल से आ रहा है लाइट।
तो अब देखते हैं लाइट जब आता है तो लाइट क्या करता है, छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उस पर स्कैटर करता है, टिंडल इफेक्ट, स्कैटर करता है, स्कैटर करता है तो आपको दिखता है। अब जरा जाओ आप जो लाइट जो डस्ट दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे दौड़ते भागते, बस उसको फूको, क्या होगा, एकदम बेचारा इधर उधर भागने लगेगा, हालत खराब हो जाएगी उसकी। अच्छा, जितना जोर से फूके थे डस्ट को उतना ही जोर से जाकर दीवार थोड़ा फूको तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, हाँ या ना, नहीं होगा कुछ। क्यों? क्योंकि जो दीवार है उसका मास बहुत ज्यादा है ना, भारी है। जो छोटा पार्टिकल डस्ट का उसका मास बहुत कम है, बहुत हल्का है, तो हल्की सी एनर्जी भी क्या कर देगी, उसकी हालत खराब कर देगी। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी कहानी कुछ ऐसा ही है। लाइट का पार्टिकल यानी कि फोटोन डस्ट का नहीं कुछ बिगाड़ पा रहा है, क्योंकि उसका मास थोड़ा उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, हाँ या ना, बहुत ही कम है। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? तो जब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो उसके ऊपर जब फोटोन पड़ता है ना तो उसकी नानी याद आ जाती है। क्या होती है सर? नानी याद आ जाती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हुआ है, जो हम लोग को लग रहा था कि यहां घूमेगा, वो भाग जाएगा, वो इधर भाग जाएगा। अब जरा सोचो, जो आपने सोचा कि हम तो देख रहे हैं, कहां पर दिखाई दे रहा है, जरा बताओ, देखोगे तो क्या दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, बट जैसे ही फोटोन उसको टच किया भाग गया, अब कहीं इधर प्रेजेंट। अब जरा बताओ, जो आप चेक कर रहे हो क्या वो सही चीज चेक कर रहे हो, गलत चेक कर रहे हो? जो आप मेजरमेंट किए वो सही हुआ कि गलत हुआ? सर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत रिजल्ट आ रहा है आपके पास, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? अच्छा सर ठीक है, ये तो जब हम देखेंगे तब ना। नहीं बेटा, ये हमेशा हो रहा है अपने शरीर में, बॉडी में क्या है, एटम्स, सब जगह पर एटम्स ही एटम्स है, और सब जगह पर रेडिएशन ही रेडिएशन है, हाँ या ना? ऐसे लोग बोलते हैं अरे हम लोग तो रेडिएशन में रह रहे हैं, टावर लग गया रेडिएशन। बेटा हम लोगों की बॉडी से भी रेडिएशन निकलता है, आप लोग को पता होना चाहिए, इंफ्रारेड, हाँ या ना? कुछ रेडिएशन ऑब्वियसली नुकसान करते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्सरे हो गया, नुकसान करते हैं, बट सब रेडिएशन थोड़ा नुकसान करता है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि सब लोग, हम लोग रेडिएशन में ही हैं, फोटोन में ही हैं, डूबे हुए हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा जो यूनिवर्स एक तरीके से है ये फोटोन का ही समुंदर है, ऐसा बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है कि नहीं? तो जो फोटोन का समंदर है, यानी कि लगातार इलेक्ट्रॉन पे फोटोन गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास टाइम में नहीं है इतना कि शांति से बैठ पाए, हमेशा इधर भागते रह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कभी भी चेक करने जाओगे, चाहे चेक नहीं कर रहे हो, हमेशा अनसर्टेनिटी मिलेगी आपको, हमेशा एरर मिलेगा आपको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही बोल रहे हैं कौन? अपने जो हाइजेनबर्ग साहब है, यही चीज बोले कि आप कुछ भी कर लो, अनसर्टेनिटी आप नहीं हटा सकते, ठीक है? तो इन्होंने बोला कैलकुलेट करके जो मिनिमम अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम में आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी में जो आएगा, डेल्टा एक्स पोजीशन बता रहा है और डेल्टा पी मोमेंटम बता रहा है, मिनिमम जो आएगा, मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम जो आएगा वो कितना आएगा सर? h अपॉन 4 पाई। कितना आएगा? h अपॉन 4 पाई। क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग? h अपॉन 4 पाई, डन है, हाँ या ना? अच्छा, अगर आप चाहते हो p को v के टर्म में लिखना तो यही चीज किसमें जाता है सर? यही चीज आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। किसमें जाएगा सर? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। और इसको चाहते हो एनर्जी के टर्म में लिखना बेटा, इसका टर्म लिखना एनर्जी के टर्म में, तो ये चीज हो जाता है डेल्टा E इंटू डेल्टा टी टाइम h अपॉन 4 पाई। क्लियर है, हाँ या ना? तो आपको अनसर्टेनिटी दिया रहेगा एक का, दूसरे का कैलकुलेट करना रहेगा, एक का दिया रहेगा, दूसरे का कैलकुलेट करना रहेगा। क्या आप कैलकुलेट कर लेंगे? क्या आपके बाजुओं में इतना ताकत है कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ या ना? कर लोगे ना कैलकुलेट, है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान से सुनते चलो मेरी बात को। कई बार बोलता है क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि मैं डेल्टा एक्स जो पोजीशन का एरर है इसको 0 कर दूं, तो बेटा जो डेल्टा पी का एरर है ना वो इनफाइनाइट आने लगेगा, कभी भी एरर खत्म नहीं हो सकता। एक का खत्म करोगे दूसरे में बहुत ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आप चाहोगे पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करना तो जो मोमेंटम है उसमें क्या आ जाएगा सर? इनफाइनाइट एरर आने लगेगा। डन है, हाँ या ना? क्लियर हुआ? जरा जल्दी से मुझे फटाफट से बता दिया जाए, डन हो गया, हाँ या ना?